हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 7th में आपका जो चैप्टर चल रहा था जीवों में श्वसन, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको पहले भी बोला है और अभी भी रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से कि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होने पर आपको क्या करना है बच्चों, चैट के माध्यम से, हाथ खड़े करके, हैंड रेज के माध्यम से आपको प्रश्न पूछने हैं। और प्रश्न पूछने में किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं करना है ना। मतलब आपको प्रश्न, आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए ही हम हैं। तो किसी भी प्रकार का आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कोई कॉन्सेप्ट, तो आपको सवाल करने हैं और उसके बाद उस डाउट को अपने क्लियर कर लेना है। ठीक है। हम लोगों ने आपका जो श्वसन, जीवों में श्वसन चैप्टर जो है, इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था कि बेसिकली श्वसन की प्रक्रिया क्या है, हम श्वसन क्यों करते हैं, मनुष्यों में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, श्वसन कितने प्रकार का पाया जाता है, मनुष्यों में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है और अन्य जीवों में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, श्वसन कितने प्रकार का होता है, कौन सा श्वसन है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही प्रक्रिया होती है, कौन सा श्वसन है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन की प्रक्रिया हो सकती है, अलग अलग जीवों में पौधे किस तरह से श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, अमीबा कैसे श्वसन की प्रक्रिया करता है, आपका कॉकरोच कैसे श्वसन की प्रक्रिया करता है, केचुआ कैसे श्वसन की प्रक्रिया करता है, पत्तियों में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, ये सब आप सभी बच्चों ने अच्छे से पढ़ा, समझा और जाना। अब जब आपने ये सब जान लिया, आपको मैंने ये भी बताया था कि जो श्वसन की प्रक्रिया है वो, और जो हम खाना खाते हैं, है ना, हमारा जो पाचन की प्रक्रिया है और श्वसन की प्रक्रिया है, ये दोनों एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं। हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें हमारे पास, हमने क्लास 6 में पढ़ा था बच्चों कि हमारे पास जब हम भोजन करते हैं तो उसमें पोषक तत्व मौजूद होते हैं बहुत सारे। जैसे आपके खाने में आलू में क्या मौजूद होता है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। चावल में क्या मौजूद होता है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है स्टार्च के रूप में। तो जब हम खाना खाते हैं तो फिजिकली उसको हम तोड़ते भी हैं। जैसे अगर कोई चीज़ हम खा रहे हैं, आलू, तो सीधा सीधा तो आलू नहीं खाते, हम उसको अपने मुंह में बाइट करने के बाद च्यू करते हैं अच्छी तरह से, यानी कि फिजिकली उसको हम अपने मुंह में तोड़ते हैं और केमिकली वो हमारे शरीर के अंदर पाचन की प्रक्रिया के द्वारा तोड़ा जाता है। ठीक है। उसमें जो न्यूट्रिएंट है, जो पोषक तत्व है, वो जब सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है पाचन की प्रक्रिया के बाद, तब श्वसन की प्रक्रिया का काम शुरू होता है। और श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, हम ऑक्सीजन युक्त वायु यानी कि ऑक्सीजन रिच एयर जो है, ऑक्सीजन से समृद्ध हवा, अपनी सांस के रास्ते से, अपने नाक के माध्यम से हम उसको खींचते हैं, हवा को अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं। और हमारी सांस लेने का जो मकसद है वो है कि ऑक्सीजन का हमारी हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, ताकि हर एक कोशिका में रेस्पिरेशन की प्रोसेस यानी कि श्वसन की प्रक्रिया हो सके। और इस श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ जब ग्लूकोज मिलता है तो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और बहुत सारी मात्रा में ऊर्जा बनती है ना। अब अगर मैं आपको बोलूं कि केवल खाना खाने से ऊर्जा नहीं मिलती, हम खाना खाते हैं कुछ, हमने ग्लूकोज वाटर पिया दौड़ लगाने के बाद, तो हमें इंस्टेंट एनर्जी मिली, लेकिन वो एनर्जी मिली कैसे, हमने ग्लूकोज इनटेक कर लिया और क्योंकि हम सांस लगातार ले रहे हैं तो श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा बनती रहती है हमारे शरीर में, और उसी का हम अपने अलग अलग कामों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। मैं आपको कहानी की तरह इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि कई बार मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है। मैंने आपको मनुष्यों के श्वसन तंत्र में नेजल कैविटी से लेकर के
आपकी नाक से लेकर के अंदर जा रही नली, जो हवा की नली है, उसके बारे में, आपको ट्रैकिया के बारे में यानी कि श्वसन नली के बारे में बताया। आपको मैंने एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट, जो अभी आप छोटे हैं लेकिन चूंकि बच्चों ज़माना बहुत आगे जा चुका है ना, और मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी बहुत बढ़ चुकी हैं, तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि जब भी आपने बहुत बार सुना होगा अपने आस पड़ोस में, ऐसे ही दैनिक जीवन में, कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कृत्रिम सांसें दे करके जिसका जीवन चलता है ना। मतलब कोई बीमार हो जाए और वो सांस ना ले पाए, है ना, वो जिंदा तब तक कहा जाएगा जब तक उसके शरीर के अंदर ऑक्सीजन पहुंच रही है और उसके द्वारा लिया गया जो भोजन है वो क्या हो रहा है, वो तोड़ा जा रहा है और उसके शरीर में एनर्जी बन रही है। चाहे वो अपने आप से सांस ले रहा हो, चाहे उसको कृत्रिम तरीके से सांस दी जा रही हो, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि सांस जो है हम सामान्य तौर पर खुद से ही लेते रहते हैं, और अगर हम सांस नहीं खींच पाते हैं तो हमें हॉस्पिटलाइज करके मास्क के थ्रू सांस दी जाती है, उसमें भी ऑक्सीजन गैस की ही सप्लाई की जाती है हमारे शरीर में, और वो भी ना चल रहा हो तो हमारा यहाँ पे श्वसन नली जो है वो हमारे मुंह के रास्ते से यहाँ नीचे जाती है, यहाँ पे कॉमन पैसेज होता है जिससे भोजन और सांस दोनों कॉमन जगह है, और इस जगह से नीचे यहाँ पे आगे की तरफ जो है वो श्वसन की नली होती है, और इसके पीछे की आगे की साइड में ये श्वसन की नली होती है, और जस्ट इसके पीछे देखेंगे तो यहाँ पे ये फूड पाइप होता है। ठीक है, तो श्वसन की नली से सांस जो है अंदर जाती है, यहाँ पे लंग्स में चली जाती है वही सांस, और लंग्स के थ्रू क्या हो जाती है, वो हमारे पूरे शरीर में डिफ्यूज होकर के फैल जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कभी कभार आपने सुना ज़रूर होगा बच्चों कि किसी अमुक व्यक्ति को वेंटिलेटर पे डाल दिया गया, है ना, और वो वेंटिलेटर पे, तो वेंटिलेटर का मतलब नकली जीवन समझ लो एक तरीके से। जब वो व्यक्ति सांस अपने लिए नहीं ले पा रहा है, उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं है या किसी कारणवश सांस नहीं ले पा रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे जो श्वसन नली होती है, डायरेक्ट इस श्वसन नली में कट लगा करके और एक पाइप फिट कर दिया जाता है, जिससे आपको मतलब मैनुअली मास्क में भी सांस लेनी पड़ती है ना, लेकिन यहाँ पे वेंटिलेटर पे डालने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे डायरेक्ट सांस जो है, ऑक्सीजन यहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जा रही है और यहाँ से वो आपके लंग्स तक सप्लाई हो रही है। तो ये प्रक्रिया जो है, तीनों प्रक्रियाओं का मकसद क्या है, आपके शरीर तक आपको ऑक्सीजन पहुँचाना होता है ना। हमको हर हाल में ऑक्सीजन अपने शरीर में पहुँचाना ही है, बिना ऑक्सीजन के मनुष्यों के अंदर श्वसन की प्रक्रिया नहीं पूरी हो सकती। ठीक है, तो मनुष्यों के अंदर श्वसन की प्रक्रिया जो पूरी होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, और उसके फलस्वरूप बहुत सारी ऊर्जा बनती है। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर जैसे हम एक कॉमन उसकी बात कर लें, दैनिक जीवन में कभी ना कभी इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है, हम जो है पहाड़ चढ़ रहे हैं, है ना, हम क्या कर रहे हैं, पहाड़ चढ़ रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि जब हम पहाड़ पे ऊपर की साइड में जाने लगते हैं तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है उसका लेवल डाउन होने लगता है, जो ऑक्सीजन है उसका लेवल डाउन होने लगता है। अब सभी बच्चे, आप सबने सुना है कि जैसे केदारनाथ दर्शन करने जाइए, बहुत हाई एल्टीट्यूड पर वो मंदिर है, तो वहाँ पे लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, मतलब सांस लेने में समस्या का अनुभव करते हैं लोग, है ना। तो क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन दबाव बहुत ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन की कमी होती है। पर वैसी परिस्थिति में भी इंसान क्या करता है, सांस तो लेता ही है, क्योंकि हम सांस लिए बिना जीवित रह ही नहीं सकते हैं। तो किस तरह से वहाँ पे क्या हमारा शरीर करता है, बहुत बार क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है उस टाइम पर भी हमारा शरीर सांस लेता रहता है, लेकिन उस टाइम पे जो आपके शरीर में मौजूद ग्लूकोज है, जो पोषक तत्व के रूप में आपको ग्लूकोज मिला है, वो ग्लूकोज कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होता उसका, मतलब वो पूरी तरह से नहीं टूटता है,
और तब ऑक्सीजन के अभाव में भी श्वसन की प्रक्रिया होती है। और इस प्रकार की प्रक्रिया को हम अवायवीय श्वसन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसके प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में लैक्टिक एसिड बनने लगता है, हमारी मांसपेशियों में जमा होता है और उसके बाद फिर हमें क्रैम्प्स आते हैं। मतलब अचानक चढ़ाई चढ़ते हुए अचानक पैरों में ऐंठन का आ जाना, ये क्या है? ये क्रैम्प्स हैं। और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि वो ऑक्सीजन की कमी में जब हम सांस लेने लगते हैं, हमारी मांसपेशियां, क्योंकि सांस लेना रुकता 1 सेकंड के लिए भी नहीं है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम सांस लेते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कभी ऑक्सीजन की कमी होने लग जाए तब भी हमारा बॉडी रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है, लेकिन वो ऑक्सीजन के अभाव में ही करने लगता है। तो उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं हो पाता और इसलिए क्या होता है, इसीलिए क्रैम्प्स आते हैं, ऐंठन आती है ना। तो उसका तरीका क्या है? सामान्य तौर पर ये बोला जाता है कि अगर तुरंत बहुत, देखो ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, गरम तेल की मालिश इसमें बहुत फायदेमंद होती है। और कभी कभी क्या होता है बच्चों कि ये मैंने खुद भी महसूस किया है, अगर आपके पैरों में कभी चढ़ाई चढ़ते समय ऐंठन आए तो आपको अपने शरीर को ऑक्सीजन की सप्लाई आप किसी तरह से अगर ठीक कर सकें तो वो क्रैम्प्स अपने आप हट जाते हैं। तो उसके लिए आपको लंबी गहरी सांस अगर आप लेके देखें तो केवल 2 लंबी गहरी सांसों के बाद ही वो क्रैम्प जो है वो अपने आप से थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है। तो उस क्रैम्प वो क्यों ठीक होने लगता है, उसके पीछे का कभी आपने क्वेश्चन अपने आप से किया होगा कि ये जो बहुत लंबी, आप अगली बार कभी भी अगर आपके पैरों में ऐसा हो कि क्रैम्प आ जाए तो आप इसको करके देखिएगा, इस वाली तरीके को 1 सेकंड के लिए ही बिल्कुल चिल्लाने की और घबराने के बजाय क्या करेंगे, बहुत लंबी गहरी सांस भर के देखेंगे। 2 लंबी गहरी सांसों के बाद ही आपका वो जो क्रैम्प है वो हट जाएगा। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो किसी भी बच्चे को अगर कोई प्रश्न है, बच्चों आपको स्क्रीन में कुछ प्रश्न उत्तर दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। और आप सभी बच्चों को स्क्रीन पे कुछ प्रश्न उत्तर दिखाई पड़ रहे हैं, ये प्रश्न उत्तर सभी बच्चों को नोट करने हैं। प्रश्न संख्या 1 है, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक गहरी सांसें क्यों लेता है? प्रश्न संख्या 1 है, कोई धावक यानी कोई दौड़ लगाने वाला आदमी दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक गहरी सांसें क्यों लेता है ना। आप सभी ने महसूस किया होगा कि कभी भी जब हम रेस करते हैं या हम कहीं दौड़ के जाते हैं, तो जब बहुत तेज़ी से दौड़ के जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमारी सांसें बहुत तेज़ तेज़ चलने लगती हैं, जिसको हम हांफना कहते हैं, हम हांफने से लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? पहले प्रश्न का उत्तर है कि एक धावक को अपनी पेशी कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करनी होती है। मतलब एक दौड़ लगाने वाले आदमी को अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना होता है, अपनी मसल्स को एनर्जी देनी होती है, क्योंकि दौड़ लगाने से उसकी मांसपेशियों को अधिक काम करना पड़ता है। ऐसा करने के लिए वो सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें लेने लगता है, ताकि उसकी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन मिले। और ऑक्सीजन की प्राप्ति से भोजन का यानी कि ग्लूकोज का विखंडन होता है और अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 1 सभी बच्चों ने लिखा, उसका उत्तर भी सभी बच्चे लिख लेंगे। सभी बच्चों को पहले प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से समझ में आया है? क्या सभी बच्चों को पहला प्रश्न जो है स्क्रीन में आपको दिखाई पड़ रहा है, उसका उत्तर अच्छी तरह से समझ में आया है? प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। प्रश्न संख्या 2 है, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। उत्तर है,
समानता कौन क्या है, दोनों में क्या समानता है वायवीय और अवायवीय श्वसन में? दोनों में भोजन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। अंतर क्या है? वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव होता है वायवीय श्वसन, और अंत उत्पादों में कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं। ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ज़्यादा समय लगता है, तो इसीलिए ज़्यादा ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए पौधों और जंतुओं में होने वाला श्वसन कैसा है? वायवीय श्वसन कहलाता है। अवायवीय श्वसन देखेंगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संभव है। इसके अंत उत्पादों में कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड और अल्कोहल होते हैं। ऊर्जा इसमें जल्दी उत्पन्न होती है और कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया में अवायवीय श्वसन होता है, और कभी कभी हमारी मसल सेल्स में यानी पेशी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन के अभाव में एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अवायवीय श्वसन होता है। सभी बच्चे नोट कर रहे हैं? अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है? जब हम ज़्यादा धूल भरी वायु में या अत्यधिक आंधी में भी तो सांस लेते हैं हम, तो जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में या जहाँ पे पॉल्यूशन होता है वहाँ पे, या ज़्यादा हवा चल रही हो वहाँ पे सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आने लगती है या छींक क्यों आ जाती है? प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे देखेंगे स्क्रीन पर। उत्तर लिखेंगे, छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं और केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश करती है। कभी कभी यह कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं, और तब ये है कि गुहा की जो कोमल परत होती है उसको धूल के कण उत्तेजित कर देते हैं, और इसलिए हमें छींक आ जाती है। इसलिए क्या हो जाता है? हमें छींक आ जाती है। प्रश्न संख्या 3 सभी बच्चों ने लिख लिया। अगला प्रश्न देखेंगे, वो एक प्रयोग से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। 3 परख नली लीजिए, प्रत्येक को 3/4 भाग तक जल से भर लीजिए, यानी कि एक परख नली का 3 भाग पानी से भर लीजिए और 1 भाग खाली छोड़ दीजिए। इसमें A, B और C द्वारा इन्हें चिन्हित कीजिए, और परख नली ए में एक घोंघा रखे। सभी बच्चों ने बारिश के दिनों में घोंघा देखा है जमीन पर चलते हुए? ए वाली परख नली में घोंघा डालना है। परख नली बी में कोई जलीय पादप रखिए, और परख नली सी में घोंघा और पादप दोनों रखिए। परख नली ए में केवल घोंघा रखिए, परख नली बी में जलीय पौधा रखिए एक, और परख नली सी में घोंघा और पौधा दोनों रखिए। अब परख नली ए में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी, क्योंकि उसमें केवल घोंघा है। घोंघा जो है वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, रिलीज करता है या उत्पन्न करता है। परख नली बी में जलीय पौधा है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके अपना भोजन बना लेता है और ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, इसलिए उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा होगा, और इसीलिए परख नली में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो अधिक होगी। और तीसरा जो परख नली है उसमें जलीय पौधा और घोंघा दोनों हैं, तो इसलिए घोंघा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है और पौधा उस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। इसलिए सबसे ज़्यादा
कार्बन डाइऑक्साइड किस में होगी? परख नली संख्या ए में होगी। सभी बच्चों ने प्रश्न संख्या 4 पूरा कर लिया है। उसको मैंने आपको एक प्रयोग बताया, ये वाला प्रयोग आपको नोट करना है, ऐसे चित्र बनाना है ताकि आपको याद रहे हमेशा। और इस चैप्टर से संबंधित, क्योंकि ये चैप्टर जो है जीवों में श्वसन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो इसमें अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न है किसी बच्चे को, तो वो आप हैंड रेज करके माइक के माध्यम से बातचीत करके अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही सभी बच्चों के लिए। आप सभी का मन लगा के पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।